नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम MCQ प्रश्न हैं वो देखने वाले हैं। और ये MCQ प्रश्न हैं, ये आपके मांसपेशियों और उसके संकुचन की जो क्रियाविधि है उसके ऊपर आधारित है। ये जो प्रश्न हैं ये आपके पिछले वर्षों के अंदर जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उनके अंदर जो भी प्रश्न आए हैं उन्हीं के आधार पर तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा आजकल का जो बदलता ट्रेंड है जिसके अंतर्गत आपके जो डीप में से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके आधार पर भी यहां पर प्रश्न लिए गए हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलो हम बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, देखो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पेशी संकुचन के दौरान मांसपेशियों का जब संकुचन होता है उस समय आपका आई बैंड का क्या होता है। मांसपेशियों के संकुचन के समय आई बैंड का क्या होता है। हालांकि हमने ये पूरी टॉपिक के अंतर्गत इसको पढ़ा है। यदि आप जानते हो तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर एक तो होते हैं आपके मोटे तंतु, एक तो कैसे होते हैं, मोटे तंतु होते हैं। और इसके अलावा एक होते हैं हमारे पतले तंतु, एक हमारे होते हैं पतले तंतु। इनके बीच में रेखाएं पाई जाती हैं। जैसे यहां पर आप देख लो एक रेखा उपस्थित होती है जिसे हम बोलते हैं एम रेखा। और इसके अलावा यदि हम देखें तो यहां पर दो रेखाएं उपस्थित हैं, एक को बोलते हैं जेड और ये दूसरी हो गई जेड। इसके बीच में जहां पर भी आपका ये मोटे तंतु आ रहे हैं, जहां तक भी ये नारंगी रंग वाले जो हमने दिखाए हैं ये वास्तव में मोटे तंतु हैं, मायोसिन से बना हुआ तंतु है। इस क्षेत्र को तो हम बोलते हैं ए बैंड। क्या बोला जाता है, ए बैंड। और इसके बाद में इसी प्रकार से देखो आगे भी मोटे तंतु होंगे। इनके बीच में केवल ये जो व्हाइट वाला हिस्सा बच गया है जहां पर केवल और केवल आपके कौन से तंतु उपस्थित हैं, पतले तंतु उपस्थित हैं, उसे बोला जाता है आई बैंड। उसे बोला जाता है आई बैंड। इसी प्रकार से इधर भी आई बैंड है, इधर भी क्या है, आई बैंड। अब देखो जब मांसपेशियों का संकुचन होता है उस दौरान ये पतले तंतु होते हैं इन मोटे तंतु पर सरक जाते हैं। इन मोटे तंतु पर क्या हो जाते हैं, सरक जाते हैं, जिसके कारण से ये दोनों जेड रेखाएं हैं वो पास पास में आ जाती हैं। और सार्कोमियर होता है उसकी लंबाई होती है वो कम हो जाती है। इससे होता क्या है, देखो ये ए बैंड है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जहां तक मायोसिन है वहां तक ए बैंड है और मायोसिन तो छोटा नहीं हुआ, इस कारण ए बैंड छोटा नहीं हुआ। लेकिन आई बैंड का क्या हुआ कि ये जैसे ही किसके, तो ये जितना हिस्सा यहां पर दिख रहा था वो सरक कर इसके ऊपर आ गया और जिसके कारण से आई बैंड की लंबाई क्या हो गई, कम। आई बैंड क्या हो जाता है, छोटा। तो इस कारण आपको ध्यान रखना है कि जब भी मांसपेशियों का संकुचन होता है, जब भी हमारी मांसपेशियों का संकुचन होता है उस दौरान हमारे ए बैंड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई बैंड होता है वो छोटा हो जाता है। तो यही देखने वाले हैं। तो इसमें यही पूछा है कि पेशी संकुचन के दौरान आई बैंड का क्या होता है। इसकी लंबाई बढ़ती है क्या, नहीं। अभी हमने देखा आई बैंड क्या होता है, छोटा होता है। लंबाई घटती है, सही आंसर। अपरिवर्तित रहती है, नहीं। पूर्णतः लुप्त हो जाती है, नहीं। इसकी लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न था और ये हमारे मांसपेशियों के संकुचन से संबंधित प्रश्न था।
यहां पर हमने मांसपेशियों के संकुचन के दौरान क्या होता है उस गतिविधि को पढ़ा है। तो इसका सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी कि आई बैंड की लंबाई क्या हो जाती है, घटे जाती है। अब इसके बाद में देखो भाई, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा प्रोटीन, देखो ये बोल रहा है कौन सा प्रोटीन मोटे फिलामेंट, अभी यहां पर हमने बात की थी कि ये मोटा फिलामेंट है, कहने का मतलब मोटा तंतु है, मोटे फिलामेंट का क्या करता है, निर्माण करता है। यह तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है। जब हम मांसपेशियों की संरचना को पढ़ते हैं तो हमने देखा था कि मांसपेशी के अंदर आपकी पेशी कोशिका अर्थात आपका पेशी तंतु पाया जाता है, और पेशी तंतु के अंदर पाया जाता है पेशी तंतुक, और पेशी तंतुक बना होता है किसका, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती हैं, ये आपके पतले तंतु और मोटे तंतु का निर्माण करती हैं। पतले तंतु में मुख्य रूप से कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन। हालांकि उसमें दो अन्य प्रोटीन भी होती हैं, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। जबकि मोटे तंतु में केवल और केवल एक प्रोटीन पाई जाती है और उसका नाम होता है मायोसिन प्रोटीन, उसका नाम होता है मायोसिन प्रोटीन। तो यह बोल रहा है कि मोटे फिलामेंट में, मोटे तंतु में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो याद रखना, मोटे फिलामेंट में कौन सी पाई जाती है, मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें देखो एक्टिन नहीं, मायोसिन ये उपस्थित होती है। ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन ये भी आपके किस में होती हैं, पतले तंतु में पाई जाती हैं। तो ये अब तक हमने दो प्रश्न देखे हैं, और ये दो प्रश्न देखकर आपको क्या लग रहा है, ये प्रश्न कैसे हैं। आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप कमेंट में भी जरूर लिखें, उसको आप कमेंट में लिखते रहें। जो भी प्रश्न देखकर आपके ऑप्शन दिमाग में आ रहा है उसको कमेंट में लिखते रहें, जिससे कि आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और साथ साथ में हमारे वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रश्न है ये उन लोगों तक भी पहुंचेंगे जिनको वास्तव में इनकी क्या है, जरूरत है। तो चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3। आज का हमारा जो प्रश्न संख्या 3 है वो आपके सामने है, और वो ये है कि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन है वो किस आयन से, ट्रोपोनिन है वो किस आयन से जुड़कर संकुचन प्रारंभ करता है। हमारी मांसपेशियों में संकुचन होता है, तो उस समय आप सबको पता होना चाहिए कि एक आयन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए एक आयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और वो है आपका कैल्शियम आयन। कौन सा आयन है, कैल्शियम आयन। कैसे भाई, देखो जो ये कैल्शियम आयन होता है ये किससे जुड़ता है, ट्रोपोनिन से। और ट्रोपोनिन होती है, इस ट्रोपोनिन प्रोटीन में 3 सब यूनिट पाई जाती हैं। कितनी सब यूनिट, 3 हिस्से होते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन के, जिसमें से एक को हम बोलते हैं ट्रोप टी, एक हिस्से को हम बोलते हैं ट्रोप आई, और एक हिस्से को हम बोलते हैं ट्रोप सी। तो ये जो ट्रोपोनिन सी है या ट्रोप सी है, इसके साथ कौन सा आयन जुड़ता है, कैल्शियम आयन जुड़ता है। और ये कैल्शियम आयन ही इस संकुचन के प्रारंभ होने की पहली क्रियाविधि है या पहला भाग है। तो ध्यान से सुनना, इसमें बोल रहा है ट्रोपोनिन किस आयन से जुड़ता है, तो किससे जुड़ा है, कैल्शियम से, और उसके बाद में संकुचन प्रारंभ होता है। तो ये तो सिंपल हो गया हमारे लिए। इसमें वो आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, कैल्शियम आयन। तो अब तक हमने 3 प्रश्न देखे हैं। इसके बाद में देखो प्रश्न संख्या 4। आपका प्रश्न संख्या 4 है वो ये है कि स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत, या जिसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, किससे संबंधित है
और ये प्रश्न तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एकदम सिंपल सा। हमारी जो पेशियों का संकुचन होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको समझने के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए एक सिद्धांत आपका उपयोग में लिया जाता है, एक थ्योरी होती है वो काम में ली जाती है, और उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, या हिंदी में उसे कहा जाता है सर्पी तंतु सिद्धांत। क्या कहा जाता है? सर्पी तंतु सिद्धांत। तो ध्यान से सुनना, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? सर्पी तंतु सिद्धांत, इसे कहा जाता है सर्पी तंतु सिद्धांत या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और यह किसको समझाने के लिए होती है? यह थ्योरी आपके मांसपेशियों के संकुचन को, पेशियों के संकुचन बोल दो, या फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को समझाने के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि श्वसन को समझाती है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। संचरण के लिए कोई रिलेशन नहीं है। यह किसको समझाती है? हमारी पेशियों के संकुचन को समझाती है। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किससे संबंधित है? पेशियों के संकुचन से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। ये एच जोन किसके कारण लुप्त हो जाता है? एच जोन या एच भाग होता है, वो कैसे लुप्त होता है? ये देखो एच क्षेत्र है क्या, ये एच जोन है क्या, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। हालांकि ये हमारा बताया हुआ है, फिर भी यदि हम इसको एकदम शॉर्ट में देखें तो अभी तो आपको बताया था, अभी जब हमने एक संरचना देखी थी कि ऐसे हमारे क्या होते हैं, पतले तंतु। क्या होते हैं भाई? पतले तंतु। और ये होते हैं आपके मोटे तंतु। यहां पर आपकी ये थी आपकी जेड रेखाएं, ये हम मान लेते हैं एम रेखा। अब इनमें हम देखते हैं, हमें आई बैंड और ए बैंड का तो पता चल गया था कि भाई जहां तक आपका ये बीच वाले मोटे तंतु हैं, बीच वाले कौन उपस्थित हैं? मोटे तंतु। वहां तक का क्षेत्र आपका कहलाता है ए बैंड। वहां तक का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? ए बैंड। चाहे से उसके अंदर आपका पतले तंतु उपस्थित हो या नहीं हो, जितने क्षेत्र में मायोसिन आ गया, जितने क्षेत्र में आपका मोटे तंतु आ गए, वो पूरा का पूरा क्षेत्र किसका हो गया? ए बैंड। बाकी जो शेष बच जाता है, बाकी जो शेष बच जाता है, जिसमें केवल और केवल कौन उपस्थित होते हैं? पतले तंतु। बाकी क्षेत्र जिसमें केवल और केवल पतले तंतु बचते हैं, उसे कहा जाता है आई बैंड। क्या कहते हैं? आई बैंड। अब आ जाता है हमारा एच क्षेत्र या एच जोन। देखो ये ए बैंड था, ये यहां से यहां तक का हिस्सा था, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, जिसमें आपका पूरा का पूरा मोटे तंतु आ रहा था। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा किसका भी आ रहा था? एक्टिन अर्थात पतले तंतु का भी आ रहा है। ये वाला हिस्सा भी पतले तंतु का आ रहा है, ये वाला हिस्सा भी पतले तंतु का आ रहा है। लेकिन ए बैंड में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां केवल और केवल कौन से तंतु उपस्थित है? मोटा तंतु। देखो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, ये बीच का, इसके अंदर आपका पतले तंतु का कोई भाग नहीं है, पतले तंतु का कोई भी भाग उपस्थित नहीं है। तो यह क्षेत्र आपका कहलाता है एच क्षेत्र। क्या कहलाता है? एच क्षेत्र।
अर्थात ए बैंड का ही हिस्सा है, लेकिन ए बैंड में तो वो हिस्सा भी शामिल हो जाता है जहां पर आपके पतले तंतु अतिछादित होते हैं। किस पर? मोटे तंतु पर। भाई मोटे तंतु पर थोड़ा बहुत हिस्सा किसका भी आ जाता है? पतले तंतु का। लेकिन ए बैंड का वह क्षेत्र जहां केवल और केवल मोटे तंतु ही होते हैं उसे कहते हैं हम एच क्षेत्र, एच जोन कहते हैं। और अब देखो, आप सबको पता होगा कि जैसे ही मांसपेशी का संकुचन होगा, ये एक्टिन के तंतु किस पर फिसलते हैं? मोटे तंतु पर फिसलते हैं। एक्टिन वाले अर्थात पतले तंतु किस पर फिसलते हैं? मोटे तंतु पर। और फिसलकर पास में आ जाते हैं। किस ओर आते हैं? जेड रेखा की, एम रेखा की ओर। किस ओर आते हैं? एम रेखा की ओर। तो इसके कारण से एच क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम। एच क्षेत्र क्या होता जाएगा छोटा भाई? जैसे ये फिसलकर यहां आएंगे तो ये एच क्षेत्र क्या हो जाएगा? कम। तो ध्यान से सुनना, ये बोल रहा है कि एच जोन किसके कारण लुप्त हो जाता है? हालांकि पूरा तो लुप्त नहीं होता है, लेकिन एकदम कम हो जाता है। किसके कारण? एक्टिन के हटने के कारण थोड़ी होता है। एक्टिन के हटने के कारण थोड़ी होता है। एक्टिन तो पास में आता है। एक्टिन सरकता है किसके ऊपर? मायोसिन पर। मायोसिन के हटने से नहीं, एक्टिन के सरकने से। एक्टिन होता है वो सरकता है किस पर? मायोसिन पर, जिसके कारण एच क्षेत्र होता है वो छोटा होता जाता है। तो इसके कारण इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिन के सरकने के कारण से, बाकी एटीपी के अभाव में नहीं। तो यह था आपका प्रश्न कि मांसपेशियों के अंतर्गत एच क्षेत्र होता है वो कम या लुप्त क्यों हो जाता है? यह होता है हमारी मांसपेशियों के संकुचन के कारण। और मांसपेशियों के संकुचन के समय आपका एक्टिन होता है वो सरकता है किस पर? मायोसिन पर। इस कारण आप सब देख रहे होंगे कि यहां पर जो भी हम प्रश्न बता रहे हैं वो केवल ऐसे नहीं बता रहे कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है, वो तो कोई भी बता सकता है, आप भी रटकर उसको बता सकते हो। लेकिन प्रश्न वही चीज है कि प्रश्न आया, उस प्रश्न से संबंधित हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं, उसके चारों ऑप्शन हैं उनको भी हम देख रहे हैं। तो यहां पर हम प्रश्न का पूरा एनालिसिस करके आपको एक पूरा जो आंसर है वो हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कारण हमारे जो ये प्रयास हैं, हम जो ये प्रश्न आपको सोल्व करवा रहे हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये आपके जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको जरूर बढ़ाएंगे। तो इस कारण प्रश्न है उनको सोल्व करते रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6, और वो क्या है? पेशी रेशे। पेशी रेशे का मतलब हो गया हमारा मायोफाइबर। इसकी झिल्ली को क्या कहते हैं? इसकी झिल्ली को क्या कहते हैं? देखो ये तो आपको याद ही रखना है कि जो भी मांसपेशियों से संबंधित शब्द हैं उनमें एक शब्द काम में आता है और उसका नाम होता है सार्को शब्द। कौन सा काम में आता है? सार्को। इसकी झिल्ली को तो क्या कहते हैं? झिल्ली को तो कहा जाता है सार्को लेमा। हमारे साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अर्थात ये सार्को शब्द है, ये तो आपको याद ही रखना है, पेशियों के लिए काम में लिया जाता है। सार्कोलेमा का मतलब हो गया आपकी जो पेशी तंतु है उसकी कोशिका झिल्ली।
सार्कोप्लाज्म का मतलब हो गया उसका जीवद्रव्य, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब हो गया उसकी अंतरप्रद्रव्य जालिका। तो यहां पर यह बोल रहा है कि इसकी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो इसकी झिल्ली को कहा जाता है सार्कोलेमा। एंडोमाइसियम नहीं भाई, पेरीमाइसियम नहीं, एपीमाइसियम नहीं, ये तीनों ही आपके क्या होते हैं, संयोजी उत्तक होते हैं। पूरी मांसपेशी के बाहर की तरफ, पूरी जैसे हमारी ये बाइसेप एक मांसपेशी है, इसके बाहर की तरफ एक संयोजी उत्तक की झिल्ली पाई जाती है, संयोजी उत्तक की परत पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं हमारी एपीमाइशियम। फिर हमारी पेशी तंतुओं का एक बंडल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आपके जो फेसिकल बोलते हैं, और उस फेसिकल के बाहर की तरफ एक क्या पाया जाता है, संयोजी उत्तक का एक आवरण पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। और फिर आ जाते हैं हम पेशी तंतु अंदर ही अंदर, उसके बाहर भी एक संयोजी उत्तक पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो ये तीनों तो क्या होते हैं, संयोजी उत्तक। बाकी झिल्ली को क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा। झिल्ली को क्या कहा जाता है, सार्कोलेमा। बाकी इन तीन का भी ध्यान रख लेना, ये क्या होते हैं, हमारे संयोजी उत्तक होते। तो यह हो गया है प्रश्न संख्या 6। अब देखो प्रश्न संख्या 7, और इस प्रश्न को आपको देखकर लग रहा होगा कि अभी तक हमारे प्रश्न थे वो प्रश्न था और उसके 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही था, उनमें से एक ऑप्शन सही था और उस सही ऑप्शन को हमें ढूंढना था। अब जो ये प्रश्न है यह है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न, यह है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न। और ऐसे प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपके एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और ऐसे प्रश्नों की भी हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हम सीधे जाकर एग्जाम में बैठ जाएंगे तो हमें वो परिणाम प्राप्त नहीं होंगे जो आपके मन को चाहिए, जो आपको अच्छे लगे, वो परिणाम आपको दुख दे सकते हैं। इस कारण प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो इस कारण देखो एक कथन दिया हुआ प्रश्न संख्या 7 में। कथन क्या है कि आई बैंड होता है वो केवल पतले फिलामेंट से बना होता है। अब ये आपको बताया था कि आई बैंड होता है वह क्षेत्र होता है जिसमें केवल और केवल पतले तंतु पाए जाते हैं। तो पहली बात सही है, जो कथन इसमें दे रखा है वो बात हमें पता चल गई कि यह बात तो सही है। दूसरा देखो इसका कारण क्या बता रखा है कि पतले तंतु, पतले फिलामेंट एक्टिन से बने होते हैं। यह बात भी सही है, यह बात भी आपकी क्या है, सही। पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है। लेकिन क्या दूसरी बात से हमें पता चल रहा है कि पतले तंतु हैं जो आपके आई बैंड बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं? दोनों बात है तो सही, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी बात अर्थात कारण है वो कथन की क्या करता है, पुष्टि करता है। तो यहां पर ध्यान से देखो कि दोनों सही हैं और यह कारण होता है, कथन की सही व्याख्या करता है, यह नहीं है। यहां पर दोनों चीज है तो सही, लेकिन कारण है वो सही व्याख्या नहीं करता है। इससे यह पता नहीं चलता है कि पतला तंतु एक्टिन से बन गया तो वो केवल आई बैंड ही बनाएगा। वो क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है, वो बाद की बात है। तो ये दोनों बात हैं तो सही, लेकिन कारण सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सही कारण गलत नहीं भाई, कथन गलत कारण सही ये भी नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दोनों बात सही है लेकिन कारण है वो कथन की पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करता है। तो यह था हमारा प्रश्न संख्या 7। और ऐसा ही कथन और कारण पर आधारित एक और प्रश्न जो आपके ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस को बढ़ाएगा, आपके ऐसे प्रश्नों का जो डर है आपके दिमाग में बैठ गया है उसको क्या करेगा, कम करेगा। तो अभी देखो प्रश्न संख्या 8, और प्रश्न संख्या 8 में कथन क्या दे रखा है, एक बात बता रखी है कि कैल्शियम आयन होता है ट्रोपोनिन से जुड़ता है। अभी तो आपको बताया था कि कैल्शियम आयन किससे जुड़ता है, ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन की एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं ट्रोप सी, और ये कौन से आयन से जुड़ती है,
कैल्शियम आयन से जुड़ती है। तो कथन वाली बात सही हुई कि नहीं हुई? यह बात तो हमें पता चल गया कि सही है। बाद में देखो कारण देखो, इससे एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट खुल जाती है। यह आपको पता होना चाहिए कि देखो कैल्शियम आयन जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ जुड़ता है तो ट्रोपोनिन होती हैं और ट्रोपोमाइसिन होती हैं, ये एक्टिन के पतले तंतु से हट जाती है। जैसे ये पतले तंतु से हटती है वैसे ही एक्टिन का संधि स्थल होता है जो आपके मायोसिन से जुड़ता है। एक्टिन का संधि स्थल जहां पर आपका मायोसिन जुड़ता है वो स्थल क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो यह बात सही है कि वो कैल्शियम और ट्रोपोनिन के जुड़ने के कारण से ही खुलता है। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, और पहली बात जो दे रखी है और जो कारण दे रखा है यह कारण पहली बात को सही तरीके से उसकी व्याख्या भी करता है। यह बताता है कि उनके जुड़ने के कारण से ही वो क्या होती है? संधि स्थल या संपर्क स्थल खुलता है। तो दोनों बात सही है और कारण है वो सही व्याख्या करता है। ये जो कारण है ये इस एक की सही व्याख्या करता है। तो दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या करता है। बाकी दोनों सही लेकिन कारण सही व्याख्या करता है नहीं। कथन सही कारण गलत नहीं, कथन गलत कारण सही नहीं। तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब तक हमने 8 प्रश्न सोल्व कर लिए होंगे और यह प्रश्न उम्मीद है कि आप भी सोल्व करते जा रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं। और जब आप अपने साथ ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो आप और किसी से उम्मीद भी मत रखना। अगर आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रह सकते तो और कौन ईमानदार रहेगा भाई? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे रहते हो कैसे नहीं रहते हो। आपका नाम आपकी जब उस पीडीएफ में नहीं आएगा तो दुख होगा। जो उस परिस्थिति को समझोगे वो केवल आप समझोगे, कोई और समझने नहीं आएगा। तो इस कारण खुद के प्रति ईमानदार रहिए और प्रश्न है उनको सही तरीके से सोल्व कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखो प्रश्न संख्या 9, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है। हमें पता है कि हमारा जो पेशी तंतु है अर्थात हमारा जो मायोफाइबर है उसके अंदर जो अंतर प्रद्रव्य जालिकाएं पाई जाती हैं, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक भंडार होता है। और वो भंडार किसका होता है? कैल्शियम आयन का। क्योंकि आप सबको भी पता है कि हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? वो है कैल्शियम आयन। तो वो कैल्शियम आयन का भंडार कहां होता है? आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इसमें आ जाएगा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है एटीपी बनाना नहीं, कैल्शियम का क्या करना? भंडार करना, उनको संग्रह करना। ग्लाइकोजन का संग्रह नहीं, ऑक्सीजन का भंडारण नहीं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे मुख्य जो कार्य है वो है कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखना, उसका भंडार करके रखना। अब आ जाओ वही प्रश्न संख्या 10। और प्रश्न संख्या 10 है, एकदम सिंपल साक है। यह बोल रहा है हृदय पेशी में पाया जाता है। आप सबको यह तो पता ही होगा कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी कंकालीय पेशी, एक होती है हमारी अंतःरंग पेशी, और एक होती है हमारी हृदय पेशी। और ये जो अंतःरंग होती है इसी को हम कहते हैं चिकनी पेशी, स्मूथ मसल्स। ये बोलता है हृदय पेशी में क्या पाया जाता है? बहुनाभिकीय रेशे नहीं।
अर्थात इसके मायोफाइबर में, पेशी कोशिका में बहुत सारे नाभिक नहीं पाए जाते हैं। सामान्य तौर के इसका जो पेशी कोशिका या पेशी तंतु है उसमें एक ही नाभिक पाया जाता है। धारीदार संरचना, याद रखना हमारी जो पेशी कोशिका होती है वो आपकी रेखित पेशी होती है। कैसी पेशी होती है? रेखित। एक तो कंकालीय पेशी और एक आपकी हृदय पेशियां कैसी होती हैं? रेखित पेशियां होती हैं। स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं, कोई अंतराली डिस्क नहीं। देखो हृदय पेशी में अंतराली डिस्क जरूर पाई जाती है, तो यह तो नहीं आएगी। स्वैच्छिक नियंत्रण, क्या हृदय की मांसपेशियों पर आपका ऐच्छिक नियंत्रण है? क्या आप अपने हृदय को अपने मन के अनुसार जब चाहे धड़कने दे सकते हो और जब चाहे धड़कने से रोक सकते हो? ऐसा थोड़ी है। आप अभी चालो भाई, अभी कोशिश करो कि हृदय नहीं धड़के, क्या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा ना। इसका मतलब यह हो गया कि इसके ऊपर हमारा स्वैच्छिक नियंत्रण नहीं होता है और बाकी बहुनाभिकीय रेशे भी नहीं होते। तो इसमें जो पेशी कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? धारीदार संरचनाएं होती हैं, रेखित पेशियां पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 11। पेशी में लैक्टिक अम्ल का संचय किससे होता है? यह बात तो हम बार बार ही बताते रहते हैं, आपको हर बार बताया गया है कि मान लो कि आप दौड़ लगा रहे हो और दौड़ लगाया, उस समय आपकी मांसपेशियों ने बहुत ज्यादा कार्य किया और जब मांसपेशियों ने बहुत ज्यादा कार्य किया तो उस समय ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत भी थी, लेकिन उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो ग्लूकोज था जो टूट रहा था और ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये अवायवीय शोषण में चला गया। किसमें चला गया है? अवायवीय शोषण, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग गया, जिसके कारण से मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है? हमारा लैक्टिक अम्ल। और ये लैक्टिक अम्ल ही आपकी मांसपेशियों में क्या उत्पन्न करता है? दर्द उत्पन्न करता है। इसी कारण जब आप दौड़ लगाते हो उसके 1 या 2 दिन तक आपकी मांसपेशियों में क्या रहता है? दर्द रहता है। वो लैक्टिक अम्ल के कारण ही होता है। और ये लैक्टिक अम्ल बनता किसके कारण है? ग्लूकोज के अवायवीय अपघटन से, अर्थात ग्लाइकोलाइसिस के दौरान। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक का मतलब तो हो गया वायवीय, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति तो नहीं है, कम है, तो उस दौरान नहीं बनता है। एल्कोहल के किण्वन से नहीं, यह बनता है अवायवीय ग्लाइकोलाइसिस से। और प्रकाश संश्लेषण से नहीं। फिर प्रकाश संश्लेषण तो हमारी मांसपेशियों में होता ही नहीं, ये तो पौधों में होता है, तो ये तो होना ही नहीं। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 12। मायोग्लोबिन का कार्य है। क्या आपको मायोग्लोबिन का पता है? आप सोचोगे मायोग्लोबिन का तो नाम ही नहीं सुना हमने। अरे हमने वैसे तो सुनाया है, जब आप देखोगे पीछे जाकर हमारी वीडियो में तो इसका नाम बहुत बार सुनाया है, लेकिन फिर भी इससे मिलता जुलता नाम तो आपने सुना ही है। वो सुना है हीमोग्लोबिन, लेकिन हीमोग्लोबिन पाया जाता है हमारे ब्लड में, जिसके कारण से ब्लड का रंग लाल होता है। वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर। ये मायोग्लोबिन है, ये पाया जाता है आपकी मांसपेशियों में। और मांसपेशियों का जो रंग लाल होता है, जो लाल रंग की मांसपेशियां होती हैं, उसमें ये मायोग्लोबिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसका मतलब मांसपेशियों के लाल रंग के लिए कौन उत्तरदायी है? मायोग्लोबिन। और ये मायोग्लोबिन भी मांसपेशियों में किसको संग्रह करके रखता है? ऑक्सीजन का संग्रह करके रखता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन इकट्ठी क्यों रहती है? क्योंकि मांसपेशियों को कभी भी अत्यधिक कार्य करने के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कारण मांसपेशियां पहले से ही कुछ मात्रा में ऑक्सीजन को संग्रहित करके रखती हैं, लेकिन किस रूप में? किसके साथ जोड़कर? मायोग्लोबिन के साथ जोड़कर। तो देखो मायोग्लोबिन CO2 का परिवहन नहीं, ग्लूकोज का परिवहन नहीं, कैल्शियम का संग्रह नहीं, ये किसका भंडारण करके रखता है? ऑक्सीजन का भंडारण करके रखता है। तो भाई प्रश्न देखकर आप सबको कैसा लग रहा है? मजा आ रहा होगा?
प्रश्न आपको लग रहे होंगे, यदि आपने टॉपिक को पढ़ा है तो आपको ऐसे लग रहे होंगे कि हाँ ये प्रश्न हमारे काम के हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न आपके लिए काम के हैं, और ये केवल इस एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी जो भी आपकी एग्जाम होती हैं जहां पर भी ये टॉपिक शामिल है उन सभी एग्जामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 13, और फिर से ये किस पर आधारित आ गए, हमारे कथन और कारण पर। इसमें देखो भाई एक कथन दे रखा है कि मायोसिन में एटीपीएज सक्रियता दर्शाती है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मायोसिन होता है इसमें 2 यूनिट पाई जाती हैं। कितनी यूनिट पाई जाती हैं? 2। एक मायोसिन का अणु बनता है तो इसमें 2 यूनिट मेरोमायोसिन पाई जाती है। ऐसे 2 यूनिट आपकी क्या पाई जाती है? मेरोमायोसिन। यह आपका एक मायोसिन का अणु बनाता है। और इसमें यदि हम देखें तो ये इसका शीर्ष है, हेड है, ये इसकी क्या है? नेक, और ये क्या है? इसकी टेल। तो जो ये हेड होता है यहां पर आपके मायोसिन के अंदर एक जगह पाई जाती है जिससे ये किससे जुड़ता है? एक्टिन प्रोटीन से जुड़ता है। और यहीं पास में आप खुद ही बताओ, जब मायोसिन होगा वो एक्टिन से जुड़ेगा तो इसके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो हमें एटीपी को तोड़ना पड़ेगा। और ये एटीपी है, इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम होता है एटीपीएज। क्या नाम होता है? एटीपीएज। और ये एटीपीएज की जो क्रियाविधि है, ये एटीपीएज एंजाइम है, वो इसी मायोसिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मायोसिन में। उसके कौन से भाग में पाया जाता है? शीर्ष भाग में, जिसके कारण से आपकी एटीपी टूटती है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये देखो क्या बता रखा है कि मायोसिन एटीपीएज सक्रियता दर्शाता है। क्या मायोसिन के कारण से एटीपी टूटता है? तो बात तो सही है। बात सही है कि नहीं है? सही बात है। कारण क्या दे रखा है कि यह क्रॉस ब्रिज चक्र में ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्रॉस ब्रिज क्या होता है? जब मायोसिन है वो एक्टिन से जुड़ता है ना भाई, मायोसिन है एक्टिन से जुड़ता है, तो उस दौरान आपका क्या बनता है? क्रॉस ब्रिज बनता है, क्रॉस सेतु जिसे कहते हैं। और यह बनने के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और यह ऊर्जा किससे मिलेगी? एटीपी से। और वो एटीपी से ऊर्जा किस कारण मिली है? हमारी इसी सक्रियता के कारण से मिली। कहने का मतलब कथन सही ही है, कारण सही है, और ये कारण इस बात को बताता है कि कथन क्यों सही है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सही हैं और कारण है वो सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण सही व्याख्या करता है। तो बाकी ये 3 ऑप्शन आपके क्या हो गए हैं? गलत। तो आज के इस सेशन के अंतर्गत हमने कथन और कारण से भी संबंधित 3 या 4 प्रश्न डाले हैं, जिसमें से 3 प्रश्न हमने देख लिए हैं और 1 प्रश्न हम और देखने वाले। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 14, जिसमें क्या है? कथन दे रखा है कि सार्कोमियर पेशी की संरचना की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखो अभी आपको बताया था कि हमारी 2 जेड रेखाएं होती हैं, उन 2 जेड रेखाओं के बीच का क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं हम सार्कोमियर। और ये आपको ध्यान रखना है कि सार्कोमियर हमारी मांसपेशियों के लिए उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, यह वही भाग है जहां पर स्लाइडिंग फिलामेंट प्रक्रिया होती है। सही बात है। यहीं पर तो आपका एक्टिन तंतु होता है, आप किस पर फिसलता है? मायोसिन पर फिसलता है। और ये मायोसिन पर फिसलता है तभी तो आपका संकुचन होता है। इसका मतलब कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा? भाई फिसलने के कारण ही तो संकुचन हो रहा है, इसी कारण तो वो क्रियात्मक इकाई हुई। तो इस कारण यहां पर देखो
कि कथन सही, कारण सही और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कथन सही, कारण सही और कारण है वो सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखो भाई, प्रश्न संख्या 15। अभी आपको बताया मोटे फिलामेंट के सिर भाग में पाए जाने वाला एंजाइम, अभी तो बताया था मायोसिन के शीर्ष वाले भाग में, सिर वाले भाग में कौन सी एक्टिविटी पाई जाती है? एटीपी को तोड़ने की एक्टिविटी पाई जाती है और उसके लिए एंजाइम कौन सा होता है? एटीपीएज। कौन सा एंजाइम होता है? एटीपीएज। तो ये एटीपीएज की क्रियाविधि पाई जाती है कहां पर? शीर्ष भाग में। एटीपी सिंथेज थोड़ी होता है, एटीपी बनता थोड़ी है, नहीं, एटीपी को तोड़ते हैं। मायोसिन एटीपीएज, एक्टिन एटीपीएज और क्रिएटिनिन काइनेज, ये गलत है। एक्टिन का कोई मतलब नहीं है, इसमें आ जाएगा आपका मायोसिन एटीपीएज क्रियाविधि पाई जाती है। किसमें? मोटे तंतु में। नेक्स्ट देखो, कंकालीय पेशी रेशे सामान्यतः होते हैं। अभी आपको बताया था कि हमारी मांसपेशियां होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कंकालीय पेशी, हमारी अंतरंग पेशी अर्थात चिकनी पेशी, और फिर आ जाती है हृदय पेशी। तो जो कंकालीय पेशियां होती हैं जो कि हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इन पेशियों में जो पेशी तंतु होता है उसमें आपकी कोशिकाएं होती हैं या पेशी तंतु होता है, उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक, अर्थात वो बहुकेंद्रकी होते हैं। उनमें क्या पाई जाती हैं? रेखाएं पाई जाती हैं, इस कारण वो रेखित मांसपेशियां होती हैं। इसके अलावा उनके ऊपर हमारा स्वैच्छिक नियंत्रण होता है, उनको हम हमारी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हैं। तो ये सारे के सारे गुण होते हैं। ये हमने कंकालीय पेशी को पूरा बताया, उसके विशेष गुण कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर देखो कि कंकालीय पेशी सामान्यतः होती है एक नाभिकीय, नहीं भाई, द्विनाभिकीय नहीं, बहुनाभिकीय। इसकी जो कोशिका होती है, पेशी तंतु होता है, उसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, ये बहुनाभिकीय होती है। तो ये आपकी कंकालीय पेशी के लिए बात सही है। बाकी नाभिक रहित तो नहीं होती, बहुत सारे नाभिक पाए जाते हैं। इसकी कोशिका होती है ऐसे सिलेंडर शेप की कोशिकाएं पाई जाती हैं। किसकी? आपके कंकालीय पेशी की। और इनमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। एक ही कोशिका होती है, ये सामान्य रूप से एक कोशिका है, इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक। और बाकी इनमें आपको सबको पता ही होगा कि ऐसे क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। तो बहुनाभिकीय होता है। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 17। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर स्रावित न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या होता है भाई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? आप सबको पता होगा कि हमारी मांसपेशियों का नियंत्रण होता है वो सामान्य तौर पर हमारे मस्तिष्क से होता है, चाहे से वो हमारी ऐच्छिक पेशी हो चाहे से अनैच्छिक पेशी हो। कोई भी मांसपेशी काम कर रही है तो उसका संकेत किससे आ रहा है? मस्तिष्क से। लेकिन मस्तिष्क से किसके द्वारा आ रहा है? तंत्रिका के द्वारा। और तंत्रिका है यह संकेत किसको देती है? हमारी मांसपेशी को। तो तंत्रिका और मांसपेशी के बीच का जो संधि स्थल होता है, ध्यान से सुनो, मान लो यह आपकी एक मांसपेशी है। क्या है? मांसपेशी। और यह आपका मस्तिष्क है। यहां से संकेत आएगा तो एक तंत्रिका के द्वारा ही तो आएगा, और तंत्रिका के एंड में आप सबको पता होगा सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं। इनका जो ये संधि स्थल बन गया है, इनका जो ये संधि स्थल बन गया है तंत्रिका और मांसपेशी का, इस संधि स्थल को हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अर्थात तंत्रिका पेशी संधि। और यहां पर ये जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, इन पुट्टिकाओं में एक रासायनिक पदार्थ भरे रहते हैं, और इन रासायनिक पदार्थों को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हालांकि न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये बहुत प्रकार के होते हैं। ये आपके एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, आपका एसिटाइल कोलिन, आपका गाबा,
ये बहुत सारे आपके क्या हो सकते हैं, इसके अलावा डोपामिन, सीरोटोनिन, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं। लेकिन पेशियों के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर सामान्य तौर पर काम में आता है वो आता है आपका एसिटाइल कोलिन। कौन सा आता है भाई? एसिटाइल कोलिन। और एक बात और सुन लेना भाई, इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को हम एंड पेलेट जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पेलेट जंक्शन, अर्थात अंत आ गया आपकी तंत्रिका का, लास्ट एंड आ गया, तो उसे कहा जाता है एंड पेलेट जंक्शन। तो यहां पर पेशियों के लिए मुख्य रूप से जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पाया जाता है, उसके द्वारा स्रावित होता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन। तो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर तो है, लेकिन ये पेशी में आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाले जगह नहीं पाया जाता है। सेरोटोनिन नहीं, एड्रेनालिन नहीं, कौन सा आ जाएगा आपका? एसिटाइल कोलिन। कौन सा आ जाएगा इसका आंसर? एसिटाइल कोलिन। ये बाकी के जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में हमारे आवेग को पहुंचाने में काम में आते हैं। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में जब जाएगा उस समय काम में आते हैं। और तंत्रिका से मांसपेशी के लिए कौन सा काम में आता है? वो आता है एसिटाइल कोलिन। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से किस पेशी में स्वतः आवेग उत्पन्न होता है? अपने आप आवेग उत्पन्न करने की क्षमता कौन सी मांसपेशी के अंदर पाई जाती है? तो हमारी 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं, कंकालीय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी या जिसे अंतःरंग कहते हैं, और इसके अलावा हृदय मांसपेशी। तो हमारी कंकालीय मांसपेशी और जो हमारी चिकनी पेशियां हैं उनका कंट्रोल पूरा किसके अंडर में होता है? हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क ही संकेत देता है और उसी के अनुसार वो अपना संकुचन करते हैं। लेकिन हृदय पेशी होती है उसमें स्व उत्तेजनशीलता पाई जाती है, इनमें अपने आप संकुचन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो वो कौन सी पेशी हो गई है? हृदय पेशी। कार्डियक मसल होती है, उसके अंदर अपने आप संकुचन उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो चिकनी पेशी नहीं, कंकालीय पेशी नहीं, कौन सी होती है? हृदय पेशी। हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, इसके अंदर ये क्षमता पाई जाती है। हृदय अपने आप खुद से क्या उत्पन्न कर सकता है? संकुचन उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 19, पेशी के संकुचन के दौरान सबसे पहली घटना क्या होती है? मांसपेशियों के संकुचन के दौरान क्या होता है? तो देखो संकेत आता है मस्तिष्क से, और वो संकेत आपके किसके पास पहुंचता है? पेशी के पास। कैसे पहुंचता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम अभी आपको बताया एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन होता है, ये हमारी उस पेशी कोशिका की कोशिका झिल्ली अर्थात सार्कोलेमा से जुड़ता है। जैसे ही जुड़ता है वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन सा आयन मुक्त हो जाता है? कैल्शियम आयन मुक्त हो जाता है। तो कोशिका के अंदर सबसे पहली गतिविधि क्या हुई? कैल्शियम आयन का मुक्त होना। किससे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसमें आ जाएगा क्रॉस ब्रिज का निर्माण, ये तो बाद में बनेगा। कैल्शियम क्या होता है? मुक्त होता है। किससे? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एटीपी का अपघटन ये भी बाद में होता है, मायोसिन का सिर का झुकना ये भी बाद में होता है। सबसे पहले क्या होगा? कैल्शियम आयन मुक्त होगा। और किससे होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और उसके बाद में वो किससे जुड़ेगा? ट्रोपोनिन से। और ये है हमारा प्रश्न संख्या 20, और ये आज के हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न रहने वाला है। 20 जो प्रश्न थे उसमें ये अंतिम प्रश्न है। और अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत का सही निष्कर्ष है? ये तो एकदम सिंपल ही बात है। अभी आपको बताया था कि स्लाइडिंग फिलामेंट जो थ्योरी होती है वो आपके किसको समझाती है? मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि को समझाती है। किसको समझाती है? मांसपेशियों के संकुचन की क्रियाविधि। तो इसमें तो इफ बट कुछ ही नहीं है। तो फिलामेंट छोटे हो जाते हैं? नहीं भाई। फिलामेंट नष्ट हो जाते हैं? नहीं।
ये आपके संकोचन के दौरान क्या होता है, देखो फिलामेंट एक दूसरे पर क्या होते हैं, सरकते हैं। भाई जो मोटे तंतु थे उसके ऊपर कौन से तंतु सरकते हैं, पतले तंतु सरकते हैं, विसर्पण करते हैं। इसी के कारण तो हिंदी में इसको बोलते हैं सर्पी तंतु सिद्धांत। और इंग्लिश में जो ये शब्द आ रहा है स्लाइडिंग, स्लाइड का लिंग का मतलब होता है सरकना। तो पतले तंतु सरकते हैं किस पर, मोटे तंतुओं पर। तो इसका सही मतलब हो जाएगा कि फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर सरकते हैं। केवल एक्टिन गतिशील होता है, नहीं। दोनों सरकते हैं क्योंकि दोनों, एक खींच रहा है और दूसरा उसके ऊपर सरक रहा है। तो केवल एक ही तो गतिशील नहीं हुआ, दोनों की गति शामिल है इसके अंतर्गत। एक मायोसिन उसको पकड़कर अंदर की ओर खींचता है। तो ये हमारे आज का जो सेशन था, जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन था, जिसके अंतर्गत हमने 20 एमसीक्यू हैं और ये एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो आपको करवाए हैं। और यहां पर हमने केवल उस प्रश्न को सोल्व नहीं करवाया है, केवल उसका ऑप्शन सही नहीं बताया है कि 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। हमने उस प्रश्न के बारे में जो जो भी बात हो सकती है, जो उसके समझाने के लिए जरूरी है, वो पूरी बातें आपको इस सेशन के दौरान बताई। आप सबको हमारी ये प्रश्न है, ये कैसे लगे हैं? अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि इनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तो वो भी सजेशन आप हमें कमेंट में दे सकते हैं। और बाकी आप जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आप सबके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी फायदेमंद है। बाकी यदि आपने पहली बार हमारे वीडियो को देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।